गाइस आज इंडिया में सब लोग हॉट इन्वेस्टमेंट थीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे एआई, डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी एक्सेट्रा। लेकिन आज हम एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे जो यूजुअली लोग इग्नोर कर जाते हैं, दैट इज किड्स वेयर फैशन। और उसमें एक ऐसी कंपनी जो बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है, पर्पल यूनाइटेड सेल्स। तो गाइस आज की वीडियो में हम इस सेक्टर को बहुत ही डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को डिकोड भी करेंगे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब गाइस सबसे पहले बात करते हैं किड्स वेयर फैशन इंडस्ट्री के बारे में। गाइस अगर मैं लास्ट 10 ईयर्स की बात करूँ ना, तो ये इंडस्ट्री जो है ये 4 to 5% के केगर पे ग्रो कर रही है। अब देखा जाए तो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज देखा गया है लास्ट 10 ईयर्स के अंदर। देखो गाइस हुआ क्या है ना, 10 ईयर्स पहले ये इंडस्ट्री जो थी ना, ये मोस्टली अनऑर्गेनाइज मार्केट के अंदर चलती थी। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइज ब्रांड्स हुआ ही नहीं करते थे। लेकिन लास्ट 10 ईयर्स के अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज स्टार्टेड डोमिनेटिंग द मार्केट। मतलब मोर देन 59% जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज मार्केट्स के थ्रू आ रही है, और गोइंग फॉरवर्ड भी ऑर्गेनाइज मार्केट बहुत अच्छे से मार्केट शेयर को गेन कर सकती है। लेकिन गाइस इस ट्रेंड के चेंज होने का रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है अर्बनाइजेशन और राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स। अब जैसे जैसे इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, people are willing to spend more on branded clothes, and this trend is going to benefit companies like Purple United Sales. अब guys Purple United Sales का बिजनेस मॉडल काफी यूनिक है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। ये क्या करती है, खुद उन प्रोडक्ट्स को डिजाइन करती है, फैब्रिक्स को सिलेक्ट करती है, और फिर क्या करती है, कुछ गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि आप हमारे लिए प्रोडक्ट्स को बनाओ। और इनका जो लास्ट फोकस जो रहता है दैट इज इनटू ब्रांडिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। तो ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग किसी और से करवा लेते हैं और उसके बाद ब्रांडिंग खुद करके आगे जाकर उसको सेल खुद कर देते हैं, एंड दे मेक गुड मार्जिन्स आल्सो। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये कंपनी किड्स फैशन के प्रोडक्ट्स बनाती है फॉर किड्स अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स। इस कंपनी के मेजर 3 सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट है अपैरल्स, जो अराउंड 62% कंपनीज के रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा है फुटवेयर, जिसका रेवेन्यू शेयर अराउंड 35% है। और तीसरा है एक्सेसरीज, दैट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 3% टू द कंपनीज ओवरऑल टॉप लाइन। अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती, तो इनका सारा फोकस जाता है डिजाइनिंग के ऊपर। मतलब इनकी पूरी रिसर्च की टीम रहती है जो नए नए डिजाइन पे वर्क करती रहती है, और उन डिजाइन को किस फैब्रिक में बनाना है और कौन से हाई क्वालिटी फैब्रिक्स को यूज करना है, ये लोग उस पर रिसर्च करते हैं। अब प्रोडक्ट की डिजाइनिंग और फैब्रिक प्लान करने के बाद ये लोग क्या करते हैं ना, एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, मतलब एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि हमें इस तरीके का प्रोडक्ट बनाकर आप दे दो। तो बेसिकली इन लोगों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को टोटली आउटसोर्स कर दिया है, जिससे ये पूरा फोकस किस चीज पे लगा सके, एक तो डिजाइनिंग के ऊपर लगा सके और दूसरा मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के ऊपर कर सके। मैनेजमेंट ने भी अपनी कॉन कॉल के अंदर कई बार ये बात बोली है कि वो अपनी ब्रांडिंग पे वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि जितना अच्छा ब्रांड होगा उतना ही कंपनी हाई मार्जिन को चार्ज कर पाएगी। अब इस स्ट्रैटेजी की वजह से कंपनी ने अपने बिजनेस को काफी एसेट लाइट बना दिया है। क्योंकि गाइस एक बात सोचो, ज्यादातर एसेट्स किस चीज में लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही लगते हैं कि हमें प्लांट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, बहुत सारा खर्चा चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या, इस कंपनी को फिक्स कॉस्ट इतना ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, सीधे किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे हमें इतने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट को बनाना है। अब अगर उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो वो उसी कॉन्ट्रैक्टर को नया कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, और अगर उनकी सेल्स कम हो जाती हैं तो वो उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि कंपनी के ऊपर कुछ खास प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन अब कंपनी की मेजर कॉस्ट कहां पर जाती है? देखो कंपनी की कुछ फिक्स कॉस्ट डेफिनेटली रहती है, क्योंकि होता क्या है ना, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं डिजाइनिंग टीम की बात करूं, तो इस डिजाइन टीम जो है ना वो कंसिस्टेंटली वर्क करेगी। इट इज काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप रिसर्च करते रहोगे, आप ये देखोगे कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन से ट्रेंड्स नहीं चल रहे हैं, किस टाइप का फैब्रिक किस पर्टिकुलर डिजाइन के साथ सूट हो पाएगा। फिर उनको ब्रांड बिल्डिंग भी करनी है, उनको बहुत एडवर्टीजमेंट्स भी करनी पड़ेंगी, उनको वेयर हाउसेस का भी खर्चा करना पड़ेगा, उनको टेक्नोलॉजी में भी स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पता ही है कि आज की डेट में ई कॉमर्स कितना इंपॉर्टेंट चैनल हो चुका है, और वेयर हाउसिंग के अंदर भी कितनी सारी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसके अंदर इनको इनिशियली स्पेंड तो करना पड़ता है, बट डेफिनेटली एक बात तो पक्की है कि उतना इनका फिक्स कॉस्ट नहीं आता जितना तब होता अगर वो मैन्युफैक्चरिंग भी खुद कर रहे होते तो। और अगर मैं इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करूं तो गाइस इनका मेजर कॉस्ट किस चीज में आएगी? अब देखो इनका कोई रॉ मटेरियल तो है नहीं एज सच, क्योंकि ये लोग खुद तो मैन्युफैक्चर कर नहीं रहे, ये लोग बना बनाया प्रोडक्ट डायरेक्टली खरीदते हैं, तो वो भी तो लेकिन सोर्सिंग की कॉस्ट तो आएगी। दैट इज द फर्स्ट कॉस्ट। अब दूसरी मेजर कॉस्ट कौन सी है? जितने ही वो नए नए शोरूम्स खोलेंगे उतना उनको रेंटल कॉस्ट पे करना पड़ेगा, उसके अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, एम्प्लॉय कॉस्ट आएगी, ये इनका ऑन एन एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि कंपनी अपने कस्टमर्स को किस तरीके से रीच आउट करती है और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। इसके अंदर पहला चैनल आता है एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स या ईबीओस। ईबीओस क्या होते हैं? खुद के ब्रांडेड शोरूम्स होते हैं।
इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ इसी कंपनी के ही प्रोडक्ट्स उसके अंदर मिलेंगे। अब इन शोरूम्स के अंदर क्या होता है ना, कंपनी की मेजर कॉस्ट लग जाती है, क्योंकि कंपनी को पूरा उसका रेंटल देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, स्टाफ लगाना है, सब कुछ करना है। तो इनकी मेजर जो कॉस्ट होती है ना, इसके अंदर वो फिक्स्ड रहती है। अब इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी का एक ही तरीका है, दैट इज जितने ज्यादा कस्टमर्स इस पर्टिकुलर स्टोर के अंदर आएंगे उतना ही प्रॉफिटेबिलिटी इस पर्टिकुलर ईबीओ की बन जाएगी। तो ईबीओ जो है ना, इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। अगर फुटफॉल अच्छा तो मार्जिन अच्छे हो जाएंगे, और फुटफॉल खराब हो गया तो इसके अंदर मार्जिन खराब भी हो सकते हैं। अब दूसरा चैनल है लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स। लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स के अंदर क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा स्टोर होगा, उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर स्पेस दे दिया जाएगा। अब उसके अंदर क्या होगा ना, बहुत सारे कस्टमर्स उस पर्टिकुलर स्टोर के अंदर आए, दे कैन लुक फॉर एनी ब्रांड देयर। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी भी विजिबिलिटी उसके अंदर बढ़ेगी, लेकिन उसके अंदर क्या होगा ना, आपका जो रेंटल कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगा और फुटफॉल से आपको बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। अब गाइस जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, नाइका, इनके अंदर क्या होता है ना, ये भी कंपनी को अपने प्रोडक्ट सेल करने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये लोग अपनी कमीशंस भी चार्ज करते हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है ना, कंपनी की वॉल्यूम्स तो इंक्रीज कर जाती हैं, लेकिन मार्जिन्स जो है वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। बट स्टिल कंपनीज डू इट, क्योंकि इसकी वजह से इनको पैन इंडिया रीच मिल जाती है। फिर आता है D2C। D2C इज व्हाट, डायरेक्ट टू कस्टमर्स। मतलब कस्टमर्स कंपनी की वेबसाइट से खुद ऑर्डर कर रहे हैं। देखो, कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल यही वेंचर रहता है, क्योंकि ना इसके अंदर ईबीओ की तरह कोई फिक्स कॉस्ट रहती है, मतलब ना यहाँ पे रेंटल कॉस्ट होगी, ना यहाँ पे स्टाफ की कॉस्ट होगी, और साथ में यहाँ पर कोई मार्केट की कमीशंस भी नहीं देनी पड़ेंगी। मतलब सारा का सारा प्रॉफिट किसका होगा, कंपनी का होगा। इसके अंदर कंपनी के सबसे ज्यादा मार्जिन रहते हैं। एंड द लास्ट कैटेगरी इज डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब गाइस डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं ना, वो होलसेल में कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं और छोटे छोटे शॉप्स के अंदर जाके उन प्रोडक्ट्स को सेल कर देते हैं। अब इसके अंदर भी मार्जिन्स तो कंपनी के लो ही रहते हैं, लेकिन कंपनी की वॉल्यूम्स थोड़ी इंक्रीज कर जाती है। तो गाइस ये सारे चैनल्स हैं जिसके थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती है अपने कस्टमर्स को। लेकिन आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी अगर अपने एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स और D2C पे अगर ज्यादा फोकस करेगी तो कंपनी के मार्जिन ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। लेकिन अगर ई कॉमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू अगर वो जाती है तो उनको काफी कमीशन पे करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से इनके मार्जिन कम हो सकते हैं। अब गाइस कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ चलते हैं। गाइस FY26 के अंदर कंपनी ने अराउंड 171 करोड़ की सेल्स करी, मतलब 65% इंक्रीज इन सेल्स। और लास्ट 2-3 इयर्स के अंदर कंपनी कंसिस्टेंटली बहुत हाई सेल्स ग्रोथ दिखा रही है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो गाइस एक तरफ तो कंपनी की सेल्स बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, और उसके साथ साथ कंपनी के स्टोर काउंट भी बहुत फास्ट इंक्रीज कर रहा है। मतलब FY25 के अंदर कंपनी के पास सिर्फ 43 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स थे, और बाय द एंड ऑफ FY26 इनके जो आउटलेट्स थे वो अराउंड 111 हो चुके हैं। और अभी Q4 FY26 के अंदर मैनेजमेंट ने अपनी कॉन कॉल के अंदर ये बोला कि वो अराउंड 200 प्लस आउटलेट्स कर लेंगे FY27 के एंड तक, विच इज फिनोमिनल। तो गाइस जिस रेट पे मैनेजमेंट अपने स्टोर्स को इंक्रीज कर रही है, ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग साइन है। और क्योंकि कंपनी का बेस बहुत छोटा है, इसलिए कंपनी इस पर्टिकुलर रेट से ग्रो भी कर पा रही है। रिमेंबर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये ओवरऑल इंडस्ट्री बहुत कम ही रेट पर ग्रो कर रही है, लेकिन क्योंकि ये कंपनी बहुत छोटी है, इसलिए ये अपने मार्केट शेयर को बहुत फास्ट इंक्रीज करने में सक्सेसफुल हो रही है। अब मैनेजमेंट ने ये तो बता दिया कि वो कितने नंबर ऑफ स्टोर्स खोल सकते हैं FY27 के अंदर, लेकिन रेवेन्यू के ऊपर उन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दी है। लेकिन जिस तरीके से मैनेजमेंट अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को इंक्रीज कर रही है, वो सेल्स ग्रोथ को भी बहुत अच्छे रेट पर इंक्रीज कर पाएगी। और जब मैनेजमेंट से ये पूछा गया कि आप नए स्टोर को कितने टाइम में ब्रेक इवन कर देते हो, तो उनका आंसर था 4 to 6 मंथ्स के अंदर। एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी प्रॉमिसिंग साइन, क्योंकि बहुत जल्दी नए स्टोर्स भी प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। अब गाइस गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के मार्जिन किस तरीके से हो सकते हैं, एक बार उसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो गाइस, मैंने आपको सबसे पहले आपको ये बात बताई थी कि जितने भी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं, दैट इज EBOs, इसके अंदर कंपनी के मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टोर्स कंपनी आगे खोलेगी, उतनी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड अच्छी भी हो सकती है। लेकिन इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। आप लॉजिकली एक बात सोचो, बहुत सारे शोरूम्स नए खुलेंगे, उनको ब्रेक इवन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ना, वो बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि एक बात समझो, कंपनी ने अपनी फिक्स कॉस्ट तो काफ़ी हद तक कम कर दी थी, लेकिन उसके बाद जो कंपनी की मेजर जो कॉस्ट रहती है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, दैट इज वर्किंग कैपिटल। क्योंकि उनको इन्वेंट्री तो उतना चाहिए ही चाहिए, और स्टार्टिंग में जितने भी वो नए नए नंबर ऑफ स्टोर्स को खोलेंगे, उनको उसके अंदर इन्वेंट्री भी रखनी पड़ेगी। इसका मतलब कंपनी की बहुत सारी कैपिटल जो है ना, वो उनके अंदर स्टोर्ड रहेगी, जिसकी वजह से इनके मार्जिन जो है ना, गोइंग फॉरवर्ड थोड़े से कम भी हो सकते हैं। बट आई विल नॉट बी टू मच वरिड अबाउट दिस, क्योंकि अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ बहुत फास्ट ग्रो कर रही है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी के मार्जिन थोड़े कम भी हो जाते हैं, तो दैट इज ओके, क्योंकि ये एक नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है। क्योंकि अगर आप नए स्टोर्स खोलोगे तो आपकी काफी सारी कैपिटल वहां पर टाइड अप तो होगी, और उसको थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी में टर्न होने के लिए। अब गाइस हमने पॉजिटिव्स के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अब कुछ रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। देखो गाइस, सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि इंडस्ट्री जो है ना, वो काफी कंपेटिटिव है। कहने का मतलब क्या, इंडस्ट्री उतनी फास्ट रेट पर ग्रो तो नहीं कर पा रही,
इसलिए कंपेटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है इस इंडस्ट्री के अंदर। अब लॉजिकली एक बात सोचो, पर्पल यूनाइटेड सेल्स को बिजनेस के अंदर एंटर करने में कुछ खास मेहनत नहीं लगी, क्योंकि ना उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करी, उन्होंने सीधा क्या किया, डिजाइन टीम बिठाई और उन्होंने मैन्युफैक्चर किसी और से करवा लिया। मैन्युफैक्चर कराने के बाद उन्होंने अपना ब्रांड बनाया और उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स इंडस्ट्री के अंदर ना एंट्री बैरियर्स बहुत ही कम है। इसका मतलब कोई भी इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर सकता है। जैसे ही मार्केट को ये दिखता है कि इसके अंदर अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नए प्लेयर्स एंटर कर जाते हैं मार्केट के अंदर और कंपेटिटिव इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके मार्जिन स्ट्रगल करने लग जाते हैं। तो गाइस, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, नए नए शोरूम्स भी खोल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अपनी इंक्रीज कर पा रही है, बट यू नेवर नो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपेटिटिव इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए ऐसी कंपनीज को ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई टीच यू इन माय इक्विटी रिसर्च बूट कैंप, क्योंकि हर कंपनी के अपने इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग मैट्रिक्स होते हैं, उनको ट्रैक करना पड़ता है, कंपनी की मैनेजमेंट कॉल्स को ढंग से सुनना पड़ता है, उसमें से कौन कौन सी चीजों को एक्सट्रैक्ट करना है, दैट इज समथिंग यू नीड टू लर्न। तभी आप ऐसे टाइप की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट भी कर पाओगे और गोइंग फॉरवर्ड उनको ट्रैक करना भी सीख पाओगे। तो गाइस, अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. I'll see you in the next one.